इंडिया, उदय इंडिया। नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। केंद्रीय बजट 2023-24 पेश हो चुका है और उस पर बहुत सी बातें भी हो चुकी हैं, लेकिन एक लंबे समय के लिए देश के भविष्य पर इस बजट का क्या असर पड़ेगा, ये समझाने के लिए हमारे साथ एक बेहद विद्वान अर्थशास्त्री मौजूद हैं, श्री अश्विनी महाजन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, बजट तो पेश हो गया, आपने कई चर्चाओं में भी हिस्सा लिया। अब आज दूसरा दिन है। कृपया दर्शकों को यह समझाएं कि लॉन्ग टर्म में भारत को विश्व गुरु बनाने के मार्ग पर यह बजट कैसे मददगार साबित होगा। देखिए, 2 साल कोरोना में बीत गए लगभग जी। उसके बाद रिकवरी शुरू हुई। पिछले साल अच्छे रिजल्ट्स आए थे और इस बार कुछ लोगों ने कहा कि उतने अच्छे नहीं है जीडीपी के आंकड़ों के रिजल्ट्स, लेकिन उस समय हम एक लोअर लेवल से शुरू हुए थे और बहुत सारा नुकसान हो गया था पहले से। उसकी रिकवरी के नाते तो जो ग्रोथ आई वो ठीक है, लेकिन चूंकि रिकवरी हो चुकी थी और उसके बाद अब ये एक नॉर्मल ईयर उस नाते से आया, तो उसमें स्वाभाविक तौर पर उतनी ग्रोथ हम अपेक्षा भी नहीं कर रहे थे और कुछ अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी ऐसा है कि जिसमें युद्ध के कारण ग्लोबल वैल्यू चेन प्रभावित हुई है। दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, दुनिया भर में खाने पीने की चीजों की कमी है जिसके कारण फूड इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है जी। और इन सब कारणों से दुनिया एक महंगाई के दौर से गुजर रही है। ऐसे सब माहौल में भारत एक अलग से एक बेहतर स्थिति में दिखाई देता है। एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के नाते दिखाई दे रहा है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसने कोविड को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया उसके रूप में दिखाई देता है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूरी दुनिया में जहां 10% ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन चल रही है और ऐसे मुल्कों में चल रही जिन्होंने कभी इन्फ्लेशन देखी ही नहीं थी। अमेरिका और यूरोप ने कभी इस प्रकार की इन्फ्लेशन नहीं देखी थी। कभी 1-8% ऊपर नीचे हो जाता था, लेकिन 10-11% की इन्फ्लेशन कभी किसी ने देखी नहीं थी। किसी मुल्क में 25% इन्फ्लेशन है, कहीं 7 है, कहीं 12 है, कहीं 14 है। तो कुल मिलाकर के ऐसी सब परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय जो परिप्रेक्ष्य है उसमें भारत एक अलग से दिखाई देता है। ऐसे में इस बजट से यह अपेक्षा तो है ही कि जिस तेजी से हम पहले आगे बढ़े उससे ज्यादा तेजी से आगे बढ़े। तो अर्थव्यवस्था में 2 प्रकार के पुश की जरूरत होती है ऐसी परिस्थितियों में, मैं समझता हूँ। एक तो ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे प्रकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़े। हमने ऐसे साल भी देखे हैं यूपीए शासन के दौरान, जब भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो 1-1.5 लाख करोड़ तक आ गया था। यानी बिल्कुल ऐसी स्थिति थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बिल्कुल पीछे कर दिया गया था, क्योंकि सरकारों के पास खर्च करने के लिए इतनी सारी बातें थी कि पैसा कम था, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो सबसे बड़ा विक्टिम होता है। अभी हम देख रहे हैं कि चूंकि सरकार के पास रेवेन्यू के नाते जीएसटी है, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, चाहे वो इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है, ये तमाम सोर्सेस से सरकार की आमदनी काफी बेहतर थी जी। और ऐसे में सरकार कर पाई, इसको अफोर्ड कर पाई और 13.5 लाख करोड़ रुपए का एग्रीगेट, जिसको कहें कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार हुआ है, जिसमें जो राज्यों को दी जाने वाली राशि है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो भी शामिल है। और लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने वाला है। उसमें से 2,40,000 करोड़ जो है वो रेलवे पे खर्च होने वाला है। ऐसे में ये सारी बातें इस तरफ इंगित करती हैं कि अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की तरफ एक ध्यान
रखा गया ताकि ग्रोथ जो है वो बाधित ना हो, वो आगे चलती रहे। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हम जानते हैं कि जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो लॉजिस्टिक्स की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की है। हम विश्व के सामने कैसे कॉम्पिटिटिव हो सकेंगे, ये संभव नहीं है जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ना करें। और बिल्कुल बिल्कुल कहा जाता है कि जो दूसरे मुल्कों में जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की, लॉजिस्टिक्स की, वो हमसे आधी है। जितनी हमारी कॉस्ट है उससे आधी पड़ती है। तो हमारे जी हमारे हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है, बाकी सब बातें भूल करके हमें एक ये जरूर करना पड़ेगा कि हमें वो करना है। दूसरी बात इसमें ये थी कि रोजगार की बात है, और जी रोजगार सृजन दो प्रकार से होता है। हम्म एक तो गांवों में रोजगार सृजन हो, क्योंकि अभी तक तो यही सोच के बैठे थे कि भाई गांवों में रोजगार सृजन हो नहीं सकता, गांवों से लोगों को ले आओ, शहरों में बसा दो, उनके लिए वहां रोजगार बन जाएगा। तो वो हुआ नहीं। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग पिछले सालों में, पिछले 8-9 सालों में मैंने देखा 19.5% से उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मात्र 16% रह गया है। तो जी ऐसे में रोजगार के अवसर घट रहे हैं, और रोजगार के अवसर बढ़ाने का एकमात्र तरीका है कि मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाया जाए। एक दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कैसे खड़ा किया जाए, उसमें भी ये जो रूरल क्रेडिट है, एग्रीकल्चर क्रेडिट को इसमें इस बार 10 लाख से 20 लाख करोड़ रुपए की उसको बढ़ाया गया है। उसका असर ये होगा कि डेयरी, और खासतौर पे इसमें कहा भी है डेयरी और फिशिंग उसमें शामिल किए हैं, जी तो उसमें भी रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि जो ये तो हो नहीं सकता कि 2047 तक आने वाले 25 सालों के लिए बजट आज ही बना दें हम, लेकिन हाँ उसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी। तो एक दिशा इस बजट की ये स्पष्ट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक पहले से ज्यादा बेहतर पुश मिला है, और उसके कारण ये भी हुआ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जब ज्यादा करेंगे, बजट तो उतना ही है, साइज तो 45 लाख करोड़ रुपए का है, उसमें से अगर 13.5 लाख करोड़ रुपए आप कैपिटल में करेंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको खर्च करना ही है। उधार को आप जो रिटर्न देना है उससे आप हट नहीं सकते, तनख्वाह देनी है उससे हट नहीं सकते, पेंशन देनी है उससे हट नहीं सकते, आपको डिफेंस के लिए खर्च करना है उससे हट नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो तो है ही, तो इसलिए एक बड़ी राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखना, ये इस बजट की मुझे लगता है कि सबसे अहम बात थी। जी आपने बहुत अहम बात कही कि रूरल, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की जो बात की कदम सरकार ने उठाए हैं, उसी के तहत वो मिलेट योजना जो है, श्री अन्न योजना जिसे सरकार ने नाम दिया है, मोटे अनाजों वाली, वो भी उसी का एक हिस्सा है। लेकिन एक बड़ा अहम प्रश्न ये उठता है कि गांव मजबूत नहीं होंगे तो शहर मजबूत नहीं हो सकता है, देश मजबूत नहीं हो सकता है। क्या हम इसमें, इस बजट में देखा गया कि फूड प्रोसेसिंग जिसे पहले ध्यान दिया गया था, वो उस पे कुछ खास इस बार ज्यादा फोकस नहीं रहा, जबकि फूड प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है। तो इस पे ऐसा क्यों? देखिए, गांवों में अगर रोजगार बढ़ाना है तो उसमें एक बात ध्यान में रखनी होगी, एक तो क्रॉप पैटर्न में बदलाव चाहिए। यानी कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है जिसमें रोजगार के साधन ज्यादा होते हैं। जैसे दाल उगाएंगे और ऑयल सीड्स उगाएंगे तो वहां रोजगार ज्यादा निर्माण होगा, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग गांव में ही होती है। ये बात एसपी गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट में भी बड़े स्पष्टता से आई थी 2002 में। और इसके अलावा रोजगार के और बहुत सारे साधन हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकते हैं। और एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते कुछ आंकड़ों पर मैं आपका ध्यान जरूर आकृष्ट कराऊंगा कि पिछले समय में जो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज ऐसे इकट्ठी मानी जाती, तो एग्रीकल्चर का हिस्सा अभी मात्र 58% रह गया, और अलाइड एक्टिविटीज का हिस्सा 42% तक पहुंच गया है। और एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर में भी ज्यादा ध्यान अभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मसाले और ऐसे कुछ चीजों पर आ गया है, जिससे
जिससे सरकार जो किसानों की आमदनी को बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रही है। तो इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस का जो कंसेप्ट आया एफपीओस का, और प्रोड्यूसर्स कंपनीज बनाई जा रही हैं। अभी मैं बात कर रहा था एनडीडीबी के लोगों से, ध्यान में आया कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं और वो संस्थान अभी रोजगार के एक बड़े स्रोत बन रहे हैं। आप ये देखिए कि एक घर में यदि हम 5 पशु भी रखते हैं तो उनके ऊपर भी रोजगार निर्माण होता है। ऐसी संभावनाएं पूरे देश में हैं। अगर मात्र 1-2 राज्यों में डेयरी को हमने बेहतर करके दुनिया का सबसे बड़े जो मिल्क प्रोड्यूसर बन गए, अगर इतना पूरा देश हमारा बड़ा है और सब जगह डेयरी की संभावनाएं हैं, तो उससे बहुत संभाव और क्रिएट होती हैं। और इसके अलावा फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, मशरूम फार्मिंग है, और खासतौर पर जो फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर है, इसमें बांस का उत्पादन है। बहुत सारे तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार निर्माण हो सकता है। हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में वापस चले गए, वो वापस आए नहीं शहरों में, बहुत बड़ी संख्या में है। तो उनको अगर रोजगार वहां हम निर्माण कर सकें, और सरकार ने ये भी किया है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में घर बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो ये सारा इस तरफ इंगित करता है कि हमें अपने ग्रामीण जनसंख्या को इतना सशक्त करना होगा कि वो अपना रोजगार वहीं निर्माण कर ले, यानी जिसको हम कहें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर वहां और निर्माण हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि बेरोजगारी की समस्या का बड़ा समाधान वहां से निकलेगा। जी सर, मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहूंगा कि सरकार ने मध्य वर्ग को तोहफा दे दिया, 7 लाख का स्लैब तक टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कि स्वरोजगार, यानी कि जो नए आइडियाज और नए रोजगार के मौके, उसके लिए सरकार कोई ठोस व्यवस्था नहीं करती दिख रही है। ऐसा इसका कारण क्या है? जैसे हमने पिछले दिन देखा, शार्क टैंक जैसा एक निजी प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ जो कि लोगों के आइडियाज सुनता है और उसके हिसाब से फंडिंग फाइनेंस की व्यवस्था करता है। क्या सरकार हमारी इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकती है क्या, कि जो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े इस देश में? देखिए, उसके लिए इस बार के बजट में एमएसएमईज के लिए जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है वो बेहतर की है, और उस क्रेडिट गारंटी स्कीम का जो दायरा है वो बड़ा है, राशि बढ़ाई गई है, और वो भी एक तरीका है एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने का। जो आपने शार्क टैंक तरीके जो तरीके हैं, जो जिसके माध्यम से हमारे स्टार्टअप पूंजी प्राप्त करते हैं, मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से उन सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ। जरूर। कि आप ये देखें कि अभी पास्ट में पिछले कुछ समय से बहुत स्टार्टअप्स आए, उन्होंने कैश बर्निंग मॉडल के माध्यम से काफी आगे भी बढ़े, लेकिन अंततः ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने आईपीओस निकाले और वो आईपीओस सक्सेसफुल भी हुए, लेकिन जो निवेशकों ने पैसा लगाया था बाजार ने उसको कम कर दिया है। उसका कारण यह है कि कैश बर्निंग मॉडल से नहीं होगा। इसलिए जो भी मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं जब हमारे पास स्टार्टअप्स आते हैं जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं, एग्रीप्रेन्योर्स बोलते हैं उनको, वो आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। टायर 1 सिटीज में तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आ जाते हैं, लेकिन जो टायर 2 टायर 3 के जो स्टार्टअप्स हैं, आइडियाज वहां भी हैं, वहां भी प्रस्फुटित होते हैं, लेकिन जो उनको भी वहां पर सपोर्ट की जरूरत है। मैं यहाँ पर जो हमारे जो देश के निवेशक हैं उनको भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप ऐसे एग्री एंटरप्रेन्योर्स को, ऐसे जो टायर 2, 3, 4 सिटीज टाउन्स में जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, उनके लिए भी आप अलग से व्यवस्था करें। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से नहीं होता, सरकार की अनेक योजनाएं हैं, योजनाओं के बारे में जानकारियां युवाओं तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो वो जानकारियां भी पहुंचाना जरूरी है।
हमने स्वदेशी जागरण के नाते एक ऐसे रोजगार सृजन केंद्रों का भी निर्माण कर रहे हैं जहां इस प्रकार की जानकारियां युवाओं के बीच में जा सके। जी अवश्य। अच्छा, एक प्रश्न रक्षा बजट को लेके है। दिखने को तो दिख रहा है कि सरकार ने रक्षा बजट में 5.67% की वृद्धि की है पिछली बार से ज्यादा, लेकिन वो सारा पैसा पेंशन में ही खर्च हो जाएगा। तो जो आत्मनिर्भर भारत है, रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम जो है वो कैसे पूरी होगी? क्योंकि जो बड़ा हुआ हिस्सा तो पेंशन में जा रहा है फिर से, क्योंकि सरकार ने पॉलिसी जी ये बात सही है कि इस बार का जो कुल बजट है ना वो भी इतना ही बड़ा है, क्योंकि इस बार के जो रिवाइज एस्टिमेट्स आए वो लगभग 42 लाख करोड़ रुपए का है। वो 41 लाख और 85 हजार करोड़ रुपए का वो कुल बजट था, जो रिवाइज बजट 22-23 का, और 23-24 का बजट 45 लाख करोड़ रुपए का है। यानी कुल मिलाकर के मात्र 3 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि है, जो लगभग 6-7% ही बैठती है। इसलिए सभी जहां पर भी प्रोरेटा बेसिस पर बढ़ाया होगा तो उसी प्रकार से होगा। तो जितना बजट में पिछली बार प्रावधान था लगभग उतना ही प्रावधान अभी इस बार के बजट में भी है। लेकिन जहां तक डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात है, अभी जो सोच है वो बदली है। पहले क्या होता था कि डिफेंस का प्रोडक्शन सिर्फ सरकारी संस्थानों में ही होता था और वो बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं होते थे, इसलिए जो सेनाएं थी वो ज्यादा से ज्यादा विदेशों से सामान आयात किया करती थी। लेकिन पिछले लगभग 5-7 सालों में एक बदलाव आया है सोच में भी और सरकारी नीतियों में भी। कुछ तो प्रतिबंधित किया गया है कि बिना वजह से विदेशों से नहीं खरीदना है, अपने देश का ही डिफेंस का इक्विपमेंट्स खरीदना है। अब हम दुनिया भर को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हमारी तोप की बहुत मांग है दुनिया भर में, जो अभी भारत फौज के द्वारा जो बनाई गई है नई तोप, उसकी बहुत मांग दुनिया भर में आ रही है। मिसाइल्स की बहुत मांग है, हमारे से राइफल्स बहुत जा रही हैं देश से। यानी कुल मिलाकर के हम अपने देश में जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी डिफेंस के क्षेत्र में काफी प्रगति कर रहा है। L&T भी इस काम में आगे है, टाटा की तरफ से भी कुछ प्रयास हैं ऐसे। यानी कुल मिलाकर के हमारा जो प्राइवेट सेक्टर भी है वो भी डिफेंस के क्षेत्र में काफी प्रगति कर रहा है और दुनिया भर के लोगों को हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कालखंड में हमारा 70% से ज्यादा जो खरीद होती थी सरकार की वो विदेशों से होती थी। अभी वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी और उसका एक लाभ भी होगा, क्योंकि जब विदेशों से हम खरीदते हैं तो उसमें वो महंगा भी पड़ता है। और खास तौर पर जब से हमारा रूस से कम हुआ है और यूरोप से ज्यादा हमने खरीदना शुरू किया है, तो बहुत ज्यादा मैं इस बात को देखा है, यूरोप के जो कीमतें हैं डिफेंस प्रोडक्ट्स की वो बहुत ज्यादा हाई होती थी। लेकिन आज हम बहुत बड़ी मात्रा में आत्मनिर्भर हुए हैं और ज्यादा आत्मनिर्भर हो सकते हैं और होंगे ही इस प्रकार के प्रयास। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में डिफेंस एक्सपो हुआ था गांधीनगर में, मैं उसे कवर करने गया था। तो वहां रक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि अगले 3 सालों में 90% हम आयात डिफेंस प्रोडक्ट का बंद कर देंगे। और उन्होंने जानकारी दी कि 13,000 करोड़ का निर्यात हो चुका है और इसको हम 25,000 करोड़ तक ले जाएंगे। और वियतनाम, फिलीपींस जैसे कई देशों ने ब्रह्मोस जैसे मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है और तोपें हमारी वास्तव में मतलब विश्व स्तर की तोपें हम लोग बना रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। अब हम आते हैं रेलवे की बात करते हैं सर। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है और 100 नई परियोजनाओं का में ये पैसे लगाए जाएंगे। तो इसके बारे में कुछ बताएं हमें। देखिए, ये हमारा देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद रेलवे का जितना एक्सपेंशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सड़कें बहुत बनाई, ऑटोमोबाइल में हमने बहुत प्रगति की। हम जानते हैं कि ऑटोमोबाइल जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग का आधा ऑटोमोबाइल से आता है। हमने कारें बनाई, बसें बनाई, ट्रक बनाए, बहुत अच्छा किया। लेकिन
उसके जो पैरेलली हमें एक जिसको हम कहें कि कंपटीशन के नाते रेलवे का जो निर्माण करना चाहिए था वो नहीं हो पाया। हमने दोहरीकरण किया लाइनों का, लेकिन एक्सपेंशन नहीं हो पाई। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हमने आजादी प्राप्त की उस समय हमारी जो टोटल रेलवे की कवरेज थी वो 54,000 किलोमीटर थी, और लंबे समय तक वो 54,000 किलोमीटर से 65,000 किलोमीटर तक ही हम पहुंच पाए जी 60 सालों में। लगभग 55-60 सालों में हम वहां तक पहुंच पाए। फिर ध्यान में आया कि रेलवे का और एक्सपेंशन जरूरी है। अभी मुझे लगता है कि शायद 85,000 से ऊपर हम गए हैं, थोड़ा आंकड़े देखने पड़ेंगे, लेकिन बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ है। नए क्षेत्रों में गए हैं, नए प्रकार। रेलवे जो है वो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। जैसे यदि हम कल्पना करें उसकी भाड़े की, तो 1/3 भाड़ा लगता है रेलवे में। चाहे आप लंबी दूरी की यात्रा करें या लंबी दूरी पे आप सामान भेजें, तो भाड़ा कम लगता है, यानी एफिशिएंसी है। तो अगर एफिशिएंसी अगर रेलवे में है तो क्यों ना रेलवे को बढ़ाया जाए। और खास तौर पर हमने अपना स्वदेशी एक रेल तैयार कर दी है, वंदे भारत, जो एक चलाई तो हम एक बना लिए, तो 400 क्यों नहीं बना सकते? हमने 400 बनाने का तो अभी तेजी से यदि हम करेंगे तो हम जाकर यूरोप में कहते हैं कि उनकी बड़ी तेज गाड़ियां चलती हैं, तो हम अपने यहाँ तेज गाड़ियां बना करके लोगों को सुविधा क्यों नहीं दे सकते हैं? हम सुबह चल करके दोपहर तक वाराणसी क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? हम सुबह चल करके दोपहर तक जम्मू क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? तो ऐसे में ये जो फास्ट ट्रेन चलाने का जो वो लक्ष्य है, और ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर से होगा, क्योंकि रेलवे तो सरकारी क्षेत्र में है और सरकार को ही खर्च करना पड़ेगा। और 2,40,000 करोड़ रुपया ये रिकॉर्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि रेलवे में कभी इतना बड़ा एक्सपेंशन का नहीं आया था। इससे बहुत आगे लाभ होगा ऐसा मुझे लगता है। और ये एफिशिएंसी, मतलब क्या है कि देश में, मैं हमेशा ये एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जब तक हम अपने एफिशिएंसी नहीं बढ़ाएंगे तो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम नहीं कर पाएंगे, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़ा हिस्सा है कॉस्ट का। जी जी जी। वैसे सर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरकार ने वाटर ट्रांसपोर्टेशन पे भी ध्यान देना शुरू किया है, जो कि एक अच्छा माध्यम साबित हो सकता है माल पहुंचाने का और ट्रांसपोर्टेशन का, और शायद रेलवे से सस्ता भी हो सकता है। अभी काशी से सिलीगुड़ी तक का जो वाटरवे तैयार चला है उस पर क्रूज, अब वो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे है, शायद भविष्य में इस पर और भी काम हो। मेरे ख्याल से इसके बारे में भी आप जैसे प्रबुद्ध अर्थशास्त्रियों को सरकार का ध्यान दिलाना चाहिए। और सर एक आखिरी प्रश्न और आपसे, कि अपने बजट भाषण की शुरुआत में ही वित्त मंत्री जी ने इस बात को कहा कि पूरी दुनिया मंदी से गुजर रही है, लेकिन भारत में इसकी आशंका बहुत कम है, और उन्होंने 7% विकास दर की संभावना जताई है। इसे आप कितना वास्तविक मानते हैं? नहीं, ये तो सामने दिखाई दे रहा है जी। मतलब वो कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, तो ये सामने दिखाई दे रहा है कि दुनिया से हम बेहतर स्थिति में हैं। मैंने शुरुआत में कहा कि दुनिया सिकुड़ रही है, उनकी जीडीपी सिकुड़ रही है। पिछले 3 तिमाही से अमेरिका की जो जीडीपी है सिकुड़ी है। कहते हैं कि अमेरिका का डॉलर तेज हो रहा है, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही जी। आपने ब्रिटेन का हाल देखा है, उनकी क्या स्थिति बनी है। यूरोप के दूसरे मुल्कों का हाल देखा है, उनकी क्या स्थिति है। जापान तो बहुत समय से जो है नेगेटिव ग्रोथ की उसमें जा रहा था, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होता है, और महंगाई इतनी ज्यादा है। तो होता क्या है कि महंगाई और ग्रोथ, इसके बीच में बड़ा डायरेक्ट संबंध होता है। महंगाई होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा
तो स्वाभाविक तौर पर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो और ग्रोथ नहीं हो सकती है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक अवसर भी है। चुनौती इस बात की है कि हम अपनी इन्फ्लेशन को काबू करके रखें। मैं समझता हूं कि सरकार ने बजट में मात्र 6-7% की जो वृद्धि रखी है, कोई 20-25% की वृद्धि नहीं की है। उसका पीछे का लक्ष्य ये है कि हम अपना जो राजकोषीय घाटा है वो सीमा में रखें। हमने अभी 5.9% राजकोषीय घाटे की बात की है, तो इसको सीमा में रखने का लाभ ये है कि हमारी महंगाई कम हो। आज हम बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि हमने तेल सस्ता खरीद रहे हैं, रशिया से खरीद रहे हैं, और ये सब इसलिए संभव है क्योंकि हम इंडिपेंडेंट अपनी विदेश नीति को चला रहे हैं। आज हमारे देश में किसानों की मेहनत है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वालों की मेहनत है, जिन्होंने आज हमें फूड में आत्मनिर्भर ही नहीं किया है। आज हमारे पास सरप्लस फूड है, हम दुनिया भर को फूड दे रहे हैं। जब भारत ने कहा कि हम गेहूं का निर्यात रोकेंगे तो हाहाकार मच गया था दुनिया में जी, और बिल्कुल इतने झूठी हमारी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वो हमें भुखमरी का शिकार बता रही हैं और पाकिस्तान को अपने ऊपर दिखा रहे हैं। तो वहां के जो रॉयट्स हैं, फूड रॉयट्स, वो दिखा रहे हैं कि कैसे वो झूठ है। उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो हंगर इंडेक्स है वो झूठ है, क्योंकि असली तो हमारे यहाँ है। हम 81 करोड़ लोगों को घर में भोजन भिजवा रहे हैं और हम भूखे हैं, और वहां सड़कों पर रॉयट्स हो रहे हैं 1-1 किलो आटे के लिए, और वो हमसे ऊपर हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम फूड में बेहतर स्थिति में हैं, हम बाकी सब खाने पीने के सामान में बेहतर स्थिति में हैं। हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन 5% से नीचे है। हमारी जो बढ़ने की गति है वो आगे है, क्योंकि अमेरिका और बाकी यूरोप के देश, उनको अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है। और आज हमारा जो चूंकि रिजर्व बैंक के उस रेंज में है, 6% की जो रेंज है, 4% ±2% की रेंज में इन्फ्लेशन होने के कारण आज आरबीआई को ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि हमें अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना है। उससे हमारे हाउसिंग लोन सस्ते होंगे, हमारी ईएमआई कम हो जाएगी, हम ज्यादा निवेश कर पाएंगे, हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे, उससे मांग बढ़ेगी। मुझे लगता है जो वित्त मंत्री का ये कहना है कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, चाहे दुनिया पीछे जाए तो जाए, वो उनकी नियति है। हमारी बढ़ने की आगे की हमारी क्षमता है, हमारी नियति है, हमारी परिस्थितियां हैं, और हमारे मन में जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। दुनिया भर में हौसले नीचे हैं, भारत में आप ये देखिएगा हौसले बुलंद हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस बात का इसके कई संकेतक दिखाई देते हैं, जैसे कि पिछले कुछ महीनों में गाड़ियों की खरीदारी अचानक बहुत बढ़ गई है, होटल रेस्टोरेंट्स में बुकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और एक मजेदार बात यह है कि पिछले महीने पूरी दुनिया में जो खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ी थी, हमारे यहाँ खुदरा महंगाई दर कम हुई थी। ये सब संकेत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बेसिक्स बहुत मजबूत हैं। हालांकि मैंने पिछली बार कहा था कि आखिरी प्रश्न है मेरा, लेकिन एक सवाल और है मेरा सर आपसे, कि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है, अगले साल चुनाव होने वाले हैं और वो अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तो इसीलिए माना जा रहा है कि ये बजट 2 सालों को देख के तैयार किया गया है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हैं जो कि लोक लुभावन मानी जा सकती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह। क्या इससे मतलब इन लोक लुभावन घोषणाओं से कोई प्रगति बाधित तो नहीं होगी ना? इसलिए सरकार के पास पर्याप्त पैसा तो है ना? देखिए, लोक लुभावन तब होता है जब हम पूरे 100% जनसंख्या को कुछ ना कुछ देते हैं जी, ताकि उन सबके वोट मिल जाएं। ये 1.5% पॉपुलेशन है हमारी जो इनकम टैक्स एक्चुअली देती है, बाकी तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। 6 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, 1.5 करोड़ लोग जो है वो मुश्किल से टैक्स देते हैं। अगर उनके ऊपर टैक्स कम कर भी दिया तो वो बहुत बड़ी संख्या नहीं है। वो
वो लोग केवल मोदी जी को जिता देंगे ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये जो किया गया है, यह एक प्रकार से पिछले 8 सालों में जो लिमिट्स बढ़ाई नहीं थी और कुछ रैशनलाइजेशन भी किया है, कुछ ये भी हुआ है कि जो लोग बहुत बड़ी मात्रा में कंसेशंस लेते थे, रिबेट्स लेते थे, वो नहीं लेंगे तो ही उनको फायदा है। तो उसी के लिए न्यू टैक्स रिजीम में ही दिया है, पुरानी टैक्स रिजीम में एक पैसे का लाभ नहीं दिया है। तो इसलिए जो लोग रिबेट पहले से लेते थे वो रिबेट ना लें और सीधा सीधा इनकम टैक्स रिटर्न भरें तो 7 लाख तक छुट्टी है। अदरवाइज यदि वो रिबेट लेते हैं तो फिर हमको वही टैक्स देना पड़ेगा जो पहले देते थे, उसमें कमी कोई नहीं आई है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये लोक लुभावन नहीं कह सकते। 35,000 करोड़ रुपए का कुल मिला के लॉस है। एक छोटा सी बात जो लोगों को भी अखर रही है और हो सकता है कि हमारे दर्शकों के मन में भी ये बात आ रही हो कि जो सुपर रिच हैं, HNI जिसको बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनके ऊपर भी टैक्स की जो रेट है वो कम किया गया है। इफेक्टिव रेट कह रहे हैं कि शायद 3% कम हुआ है। जी। तो ये 25 लाख सालाना आमदनी वालों को लगभग 37,000 रुपए का रिबेट है टैक्स, 37,500 रुपए का रिबेट है। ये लोगों को अखरेगी थोड़ी सी। ये क्यों किया है? उसका कारण ये है कि एक दुनिया भर में हमारे बारे में एक धारणा बनाई जा रही है कि हमारा हाई टैक्स डेस्टिनेशन वाला देश है। ऐसा सही नहीं है। अमेरिका में मैं बहुत स्थानों को जानता हूं जहां 40% से ऊपर 45% भी वहां टैक्स रेट है। यूरोप के मुल्कों में तो अक्सर 45% से ऊपर टैक्स है जी। तो भी भारत को ये कहा जा रहा है कि हमारा हाई टैक्स डेस्टिनेशन है। और हमारे भी ऐसे कई लोग हैं जो ये बिना ये सोचे समझे कि बाकी जगह क्या है, वो कहते चलो भारत से चलते हैं, अपना सब बोरी बिस्तरा बांध करके वो दूसरे दुनिया के देशों में जा रहे हैं। तो शायद उनको ये सरकार उनको ये संकेत देना चाहती है कि भैया मत जाओ, यहीं रहो। लेकिन मुझे कई बार बड़ा बुरा लगता है, वास्तव में बहुत बुरा लगता है कि अपने देश से आपने कमाया, अपने देश में आपने तरक्की की, अपने देश से आपने ये सब पाया है, नाम पाया है, पैसा पाया है, और आप हजारों की संख्या में, एक आधा चला जाए तो कोई बात नहीं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ से निकल जाएं, लाखों की संख्या में निकल जाएं, ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे असल में बड़े आप कह सकते हैं कि हाँ, कर्तव्य पालन की जो भावना है ना, वो उससे च्युत हो रहे हैं लोग, कर्तव्य पालन से विमुख हो रहे हैं। और वो भी जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में जहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन कई लोग लौट भी रहे हैं। इसके साथ आपको शायद आपका भी ध्यान हो, बहुत सारे लोग अपने देश में लौटना भी चाह रहे हैं, लौट भी रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से। कई सारे बताना चाह रहा हूं कि अभी मैंने इस विषय को बहुत उठाया था कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे स्टार्टअप फ्लिप कर गए थे। फ्लिपिंग होती है कि जब किसी दूसरे देश में जाकर के अपनी कंपनी रजिस्टर करा लेते हैं, जैसे यहाँ सिंगापुर में करा ली, लंदन में करा ली, उसको फ्लिपिंग बोलते हैं। बहुत सारे लोग फ्लिप कर गए। तो मैंने इस विषय को उठाया था। तो जो लोग जानकार लोग हैं वो मुझे बार बार टैग कर रहे हैं कि ट्विटर पर कि बहुत सारे लोग वापस भी आना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वन टाइम चांस उनको दे देना चाहिए, वो वापस आ जाएं, सुविधा देने के दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग जानबूझ करके भारत से यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं इस कारण से कि हमारे यहाँ टैक्स रेट ज्यादा है, तो ये सही नहीं है। हमने तो बहुत टैक्स रेट कम किया हुआ है, तो भी अगर हमारे देश के लोग जा रहे हैं तो उनको भारत में उद्यम करना चाहिए। पहले से वो उसी उद्यम से उन्होंने कमाया भी है, लेकिन इस देश ने दिया है, उस देश ने नाम दिया है, पैसा दिया है, उनको नहीं जाना चाहिए। नहीं, निस्संदेह आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस देश ने नाम दिया, सम्मान दिया, संपत्ति दी, उस देश को त्यागना, और वो स्वदेश वो भाव ही अलग है, इसमें क्या कहा जाए। जो इस बात को समझे वही समझे, जो ना समझे वो उसको कैसे समझाया जाए। लेकिन मैं लगता है मुझे कि जो भी इस मिट्टी को छोड़ना चाहता है या छोड़ देता भी है, वो लौट के वापस जरूर यहीं आता है। और
ये भारत की मिट्टी का जादू है। आपने बजट के सारे प्रावधानों को बहुत अच्छी तरह समझाया और बहुत सरल भाषा में समझाया। इसके लिए उदय इंडिया दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।